Hello everyone, this is the third lecture of some basic concepts of chemistry, and we will start this video with the topic laws of chemical combination. So there are basically 4 laws of chemical combination along with a few laws. One of them is Gay-Lussac's law of combining volume. So we will discuss them one by one. The first law, that is law of conservation of mass. So law of conservation of mass says that in a physical or chemical process, matter can neither be created nor be destroyed. Or you can say, whenever a chemical substance undergoes a physical or chemical change, the mass of reactants which undergoes a change is equal to mass of product formed. तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम लोग समझ सकते हैं. दैट इज CaCO3 विल फॉर्म CaO प्लस CO2. तो ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में मैटर ना तो क्रिएट हो सकता है ना फिर डिस्ट्रॉय हो सकता है. या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो कि अगर कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस हो रहा है किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी फिजिकल प्रोसेस में, कभी भी जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट का मास जितना कंज्यूम होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास भी फॉर्म होता है. तो मान लेते हैं कि ये 100 ग्राम आपने कंज्यूम किया. कौन? CaCO3. तो अगर आप 100 ग्राम CaCO3 को कंज्यूम करोगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है लगभग, दैट इज़ 56 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है 44 ग्राम. तो अगर आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको मिलेगा टोटल 100 ग्राम प्रोडक्ट. तो ये यही कहता है कि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होता है उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, न वो ज़्यादा होता है उससे और न ही कम होता है. तो मैटर न तो क्रिएट होता है न ही डिस्ट्रॉय होता है. तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी. द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ definite composition. So what does the law of definite composition say? The law of definite composition say that when two or more elements combine to form a compound, the ratio of their masses will always be same in that compound. तो ये लॉ क्या कहता है कि कभी भी अगर कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उनका जो मासेस का रेशियो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड में. तो मान लेते हैं यहाँ पे कंपाउंड है आपके पास वाटर. तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है. तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा? वाटर में सेम रहेगा. अब वो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है. तो आपको पता है H2O ये फॉर्मूला होता है वाटर का. तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं इसमें? 2. तो उनका मास कितना हो जाएगा? 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल हो गया 18. लेकिन हाइड्रोजन का कितना है इसमें से? 2 और ऑक्सीजन का 16. तो रेशियो क्या हो गया? दैट इज 1:8. तो वाटर में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो होगा या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? 1:8 होगा. चाहे आप वाटर कहीं से भी कलेक्ट करो, आप चाहे कैसे में भी वाटर फॉर्म करो या आप वाटर कहीं से भी उठा के देखो, रेशियो जो रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो हमेशा 1:8 ही रहेगा. उसी तरीके से अगर C6H12O6 की बात करें तो इसमें कार्बन का जो मास होगा दैट इज 6 × 12, हाइड्रोजन का दैट इज 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन का दैट इज 6 × 16. तो वैसे भी अगर आप रेशियो देखोगे 6 कैंसिल कर सकते हो आप. तो रेशियो क्या हो जाएगा? 12:6 कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 यहाँ पे 16. तो आप सिंपली बोल सकते हो जो रेशियो होगा दैट इज 6:1:8. यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है मास का वो है 6:1:8. तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा ही यही रहेगा. चाहे वो ग्लूकोज कभी भी फॉर्म करो, कहीं से भी फॉर्म करो, कहीं से भी आप लेके आओ, वो रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा. तो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दैट द रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड विल ऑलवेज बी अ फिक्स्ड रेशियो. द नेक्स्ट इज law of multiple proportion. So what does the law of multiple proportion say? That when two elements can combine to form 2 or more compounds, then the different masses of one element in those compounds combining with a fixed mass of other compound will be a simple whole number ratio.
तो ये क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड, दैट इज़ NO। सिमिलरली N2O भी है, देन NO2 भी है, N2O5 भी है। तो ये कहता है कि दो एलिमेंट्स, क्योंकि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, तो यही कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स मिलके अगर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं तो उन कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का जो डिफरेंट मासेस होंगे दूसरे एलिमेंट के सेम मास के साथ। तो अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें तो आपको पता है नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। इसमें नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 14 2 28, ऑक्सीजन 16, यहाँ पे नाइट्रोजन 14 ही रहेगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 32, नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ पे 28, डबल होगा, ऑक्सीजन 16 × 5 दैट इज़ 80। तो ये क्या कहता है कि अगर एक एलिमेंट के डिफरेंट मास और दूसरे एलिमेंट के सेम मास का जो साथ हम रेशियो देखेंगे तो क्या होगा कि अगर हम नाइट्रोजन के सेम मास अगर ले लें तो आप देख सकते हो यहाँ पे 14 है, 28 है, तो सबको हम 28 बना देते हैं। कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 28:32। ये कितना हो जाएगा, 28:16, तो ये ऑलरेडी है, इसको भी डबल करना पड़ेगा, 28:64, और ये ऑलरेडी 28:80 है। तो ये क्या कहता है कि अगर एक एलिमेंट के जो डिफरेंट मासेस हो गए विद सेम मासेस ऑफ अदर एलिमेंट, तो दूसरे एलिमेंट का, कौन सा एलिमेंट का, नाइट्रोजन का मास हमने सेम कर दिया सब में और ऑक्सीजन का अलग अलग ले लिया, तो अलग अलग मासेस जो होंगे उनका जो रेशियो होगा, तो ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो देखोगे आप सेम मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ अलग अलग कंपाउंड्स में, तो नाइट्रोजन का मास सारे कंपाउंड्स में 28 है और ऑक्सीजन का जो मास होगा अलग अलग कंपाउंड्स में, एक में 32 है, दूसरे में 16 है, तीसरे में 64 है और चौथे में 80 है। तो ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो होगा दैट विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 16 से आप कैंसिल कर सकते हो, दैट इज़ 2:1:4:5। तो ये किसका रेशियो हो गया, ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो हो गया अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स में। तो ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि ये जो लॉ है ये क्या कहता है, अगर आप दो एलिमेंट से दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हो तो उन कंपाउंड्स में एक एलिमेंट के जो डिफरेंट मासेस का रेशियो होगा किसके साथ, विद सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो जो एक एलिमेंट के डिफरेंट मासेस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, जैसे कि इसमें आपने देख लिया। तो होप कि आपको ये लॉ भी समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द फोर्थ लॉ, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नाउ व्हाट डज दिस लॉ से, दिस लॉ सेज दैट व्हेन टू एलिमेंट्स combine with a third element to form two different compounds, then the ratio of masses of these elements in those two compounds will be same or in a simple whole number ratio with the compound which is formed by these two elements. तो ये क्या कहता है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझ लेते हैं कि ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स किसी तीसरे एलिमेंट के साथ एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, अगर आप सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट लेंगे तो उसमें जो इन दो एलिमेंट्स के मासेस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा विद द कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय दीज टू एलिमेंट्स। ये दो एलिमेंट जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे उनके साथ, या फिर इक्वल होगा उस रेशियो के। तो चलो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, किसके साथ, सल्फर के साथ। तो सल्फर के साथ ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा ये क्या फॉर्म करेगा, दैट इज H2S। ऑक्सीजन जो सल्फर के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा दैट इज SO2। और अगर यहाँ पे आप सल्फर का मास लेते हैं, सल्फर का मास कितना होगा इस कंपाउंड में, दैट इज 32, और हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना होगा 2। यहाँ पे सल्फर का मास कितना होगा, दैट इज 32, और ऑक्सीजन का भी 32। और अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी एक कंपाउंड फॉर्म करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड क्या होता है, H2O। तो ये यही कहता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब किसके साथ एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, सल्फर के साथ, तो यहाँ पे डेफिनेट मास ऑफ सल्फर है, यहाँ पे भी सल्फर का मास 32 है और यहाँ पे भी 32 है। तो सल्फर के 32 मास के लिए हाइड्रोजन का मास कितना लग रहा था, 2,
और ऑक्सीजन का 32। लेकिन जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना होगा मास 2 और ऑक्सीजन का 16, तो रेशियो क्या हो गया 2:16। जबकि इसमें क्या था 2/32। तो अगर आप रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन देखोगे 2:16 और 2/32, जो ये रेशियो जो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आपको मिलेगा, दैट इज 2/16 इज टू 2/32। इसको आप 32 से आप चाहो तो दैट इज 1/8 इज टू 1/16। 16 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, रेशियो क्या आ गया 2:1। तो ये रेशियो क्या हो गया 2:1। तो या तो सेम रहेगा या तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। कब, जब दो एलिमेंट्स किसी तीसरे एलिमेंट के साथ एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उन कंपाउंड्स में उन दो एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है, ये ध्यान रखिए, दैट इज 2 और 32। किसके साथ, सेम अमाउंट ऑफ थर्ड एलिमेंट। जो थर्ड एलिमेंट है वो सल्फर है। तो अगर ये दो एलिमेंट्स एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो उस कंपाउंड में जो उनका रेशियो रहेगा वो इसका या तो एक क्या रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा इसके साथ, या फिर इसके इक्वल ही ये रेशियो होगा। तो होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो ये 4 लॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हर कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल हैं। नाउ the fifth law, that is Gay-Lussac's law of combining volume. So this law is applicable for only gases. केवल gases के लिए ये law applicable है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये law थोड़ा सा बाकियों से अलग है। So this law says when two or more gaseous reactants react to form products, their volumes bear a simple whole number ratio with one another as well as with the product if the product is a gas, given that the conditions like pressure and temperature are kept constant. तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा गैसियस रिएक्टेंट्स, तो ध्यान रखना ये गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए ही यूज़ होता है, तो दो या दो से ज़्यादा गैसियस रिएक्टेंट्स अगर रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उनके जो वॉल्यूम्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा विद वन अनदर, और साथ ही साथ प्रोडक्ट के साथ भी, अगर प्रोडक्ट भी क्या है, गैस है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल गिव NH3। तो आपको ध्यान रखना है N2 + 3H2 विल फॉर्म 2NH3। सो नाइट्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन इज गैस एंड अमोनिया इज अ गैस। तो ये क्या कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा गैसियस रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे दो गैसियस रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो भी एक गैस ही है, अगर नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम तब केवल रिएक्टेंट्स का रेशियो देखेंगे। तो जो रेशियो होगा किसका, रिएक्टेंट्स का और साथ ही प्रोडक्ट का, अगर प्रोडक्ट भी गैस है तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी गैस है, वो क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। और जो होल नंबर रेशियो होता है वो क्या होता है, उनका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1, हाइड्रोजन के 3 और अमोनिया के 2। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का जो रेशियो होगा, कितना नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ, कितना हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ और कितना अमोनिया फॉर्म हुआ, उनके जो वॉल्यूम्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी 1:3:2, जो कि क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो यही ये लॉ कहता है कि हमेशा क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। कब, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशंस सेम है तीनों के लिए, तो हमको सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे मेज़र करने पड़ेंगे उनके वॉल्यूम, तो उनके वॉल्यूम्स क्या होंगे, फिर एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। तो दिस इज गे-लुसैक्स लॉ। तो अगर आपको एक और एग्जांपल देखना है, दैट इज H2 + Cl2 विल फॉर्म HCl। सो H2 इज अ गैस, Cl2 इज ऑल्सो गैस, और 2HCl दिस इज ऑल्सो अ गैस। तो जो रेशियो होगा दैट इज 1:1, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, H2 इसका 2 है। तो रेशियो जो होगा हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl का दैट विल बी 1:1:2। तो होप कि आपको ये लॉ समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट इज एवोगैड्रोज लॉ। सो द एवोगैड्रोज लॉ सेज दैट अंडर the similar condition of temperature and pressure, equal volumes of all gases contain equal number of molecules. So according to Avogadro's law, if we have some gases, suppose this has hydrogen, it has oxygen, it has
carbon dioxide. So these three containers have three different gases. So if the temperature and pressure of all the containers are kept same and the volume of all the containers are same, the number of molecules of hydrogen in this container will be equal to the number of molecules of oxygen and it will be equal to number of molecules of carbon dioxide. तो क्या कहता है ये लॉ कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर गैसेस का सेम रखें तो इक्वल वॉल्यूम जो होंगे अलग अलग गैसेस के उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे. तो हमने क्या किया, इक्वल वॉल्यूम्स लिए 3 अलग अलग कंटेनर्स में और उसमें अलग अलग गैसेस हमने रख दी. तो अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखेंगे तो उन 3 अलग अलग कंटेनर्स में जिनका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही रहेंगे. तो ये हो गया आपका एवोगैड्रोज लॉ. तो इस लॉ का ध्यान रखना. इस लॉ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो वॉल्यूम होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, गैस पे डिपेंड नहीं करता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, प्रेशर और टेम्परेचर तो हमने सेम रखा था, प्रेशर और टेम्परेचर सेम था. यहाँ पे भी सेम ही प्रेशर एंड टेम्परेचर था. तो प्रेशर और टेम्परेचर तो सबके कांस्टेंट हैं. तो हमने क्या किया, यहाँ पे गैस अलग रखी, यहाँ पे हाइड्रोजन रखी, यहाँ पे ऑक्सीजन रखी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रखी. तो तीनों में 3 अलग अलग गैसेज हैं. तो अगर हम इनका सेम वॉल्यूम लेंगे तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे. तो ये गैस जबकि अलग हैं, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे अगर वॉल्यूम सेम है. तो इसका मतलब वॉल्यूम किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, या आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वॉल्यूम पे. तो इसका मतलब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक रिलेशन होगा, V इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल कर दोगे सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो यही है आपका एवोगैड्रोज लॉ. तो एवोगैड्रोज लॉ से आपको एक रिलेशन मिलता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट. तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है तो जो वॉल्यूम का जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस के साथ होगा. तो ध्यान रखना, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा वॉल्यूम होगा अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है. तो इससे पहले एक और हाइपोथेसिस था, दैट इज कॉल्ड बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस. तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था कि इफ़ द pressure and temperature kept same means under similar condition of pressures and temperature equal volume of gases contain equal number of atoms. तो उसने क्या कहा था कि equal volume of gases will contain equal number of atoms, जबकि बाद में उसको करेक्ट किया गया कि वो atoms नहीं होगा, वो बल्कि क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस सही नहीं है, दिस इज एवोगैड्रोज लॉ विच इज़ द करेक्ट फॉर्म. तो एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेज विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन दैट द कंडीशंस लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट सेम. तो ध्यान रखिए कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे. द नेक्स्ट टॉपिक इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सो व्हाट इज एन एटम? एन एटम is the smallest unit of a substance that can participate in a chemical reaction. तो आपको इस डेफिनेशन का ध्यान रखना है कि एटम क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है. नाउ वन मोर थिंग अबाउट एटम, दैट एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर सकता है या फिर हो सकता है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करता हो. फॉर एग्जांपल जो एक एटम होता है हाइड्रोजन का एटम इंडिपेंडेंट नहीं होता है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट सोडियम और मैग्नीशियम, आयरन, तो इनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एटम है तो हो सकता है वो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे या फिर हो सकता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना भी करे. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूल्स. सो व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, उनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है. कि जैसे एटम है तो एटम किस किस का हो सकता है, हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन लिथियम, कुछ भी है, सोडियम, और
सल्फर और क्लोरीन, तो ये क्या हो गए, एटम्स हो गए। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। बट ये हो सकता है इंडिपेंडेंट हो या ना हो, मीन्स ये एग्जिस्ट करें इस फॉर्म में या ना करें। जैसे हाइड्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, जबकि हीलियम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली लिथियम भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में करता है, क्लोरीन भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मॉलिक्यूल्स किससे बनता है, दो या दो से ज़्यादा एटम से। तो ध्यान रखना है, मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो दो या दो से ज़्यादा एटम से बनती है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगी। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे दो तरीके के मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं, एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाम से ही पता चल रहा है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ कि वो मॉलिक्यूल्स जो सेम एलिमेंट के एटम से मिलके बने हैं, जैसे सेम एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, Cl2, N2। तो ये सारे आप देख सकते हो, ये हाइड्रोजन के दो एटम से मिलके बना है, ये नाइट्रोजन के दो एटम से, ये ऑक्सीजन के एटम से, ये केवल क्लोरीन के एटम से मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो ये क्या है, होमो एटॉमिक, सेम एटम के मॉलिक्यूल्स हैं। हेटेरो एटॉमिक मतलब ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जबकि ये एलिमेंटल फॉर्म में ही होते हैं। तो हेटेरो मतलब जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम से मिलके बने हैं, जैसे H2O, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है, और SO2, CO2, HCl, तो ये सब क्या हो गए, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, जबकि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एलिमेंटल फॉर्म में ही रहेंगे। बट मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, और एटम्स हो सकता है कुछ एलिमेंट्स के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हों, कुछ एलिमेंट्स के एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। तो होप कि आपको ये डिफरेंस एटम्स और मॉलिक्यूल्स में समझ में आ गया होगा, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो एटॉमिक मास का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी सब्सटेंस का आप एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हो, उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एटॉमिक मास, या इसको आप रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हो। सो दैट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट बाय 1/12 of mass of one atom of कार्बन 12। तो कार्बन 12 के 1/12 मास के साथ जो रेशियो होता है किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास का, उसी रेशियो को हम कहते हैं एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक क्या है, एक सिंपल एक रेशियो है। तो जनरली इसकी यूनिट हम लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU हम लिखते हैं। तो ये रेशियो क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है, एक आइसोटोप है कार्बन का। तो ये जो रेशियो होता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास का भी वही हो जाएगा फॉर्मूला, दैट इज मास ऑफ वन एटम, एटम की जगह क्या आएगा, मॉलिक्यूल, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट या फिर कंपाउंड, क्योंकि मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है और एलिमेंट का भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, तो उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक टर्म आती है एवरेज एटॉमिक मास। तो जनरली जो एटॉमिक मासेस जो हम लेते हैं वो एवरेज एटॉमिक मासेस को ही हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब ये एवरेज एटॉमिक मास होते क्या हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी आइसोटोपिक फॉर्म्स होती हैं किसी भी एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एक एटम होता है जिसका एटॉमिक मास 35 होता है, और दूसरा एटम होता है जिसका 37 होता है। अब अगर आपको पूछा जाए कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप 35 भी नहीं कहते और 37 भी नहीं कहते, तो वो आप कैसे कहोगे कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो उसको हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेचर में जो एग्जिस्टेंस होती है Cl35 और Cl37 की, वो क्या है। तो जो रेशियो होता है बेसिकली दिस इज 3:1।
Cl35 और Cl37 का जो रेशियो होता है दैट इज़ 3:1। तो टोटल कितने में से 4 में से 3 क्या होंगे पार्ट इसके होंगे और एक पार्ट किसका होगा इसका होगा। तो जो इसका हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे 3/4। 3/4 ये है कौन सा 35 वाला, तो इंटू 35 हो जाएगा प्लस और 1/4 ये है तो 1/4 इंटू 37। तो ध्यान रखना 3 पार्ट इसके हैं और एक पार्ट इसका, तो टोटल पार्ट 4 हो गए। तो 3 आउट ऑफ 4 ये है और 1 आउट ऑफ 4 ये है। तो दैट विल बी इक्वल टू, आप कह सकते हो 3 इंटू 35, 4 को आप डिनोमिनेटर ले सकते हो, 3 इंटू 35 दैट इज इक्वल टू 105 प्लस 37। सो इट विल बी इक्वल टू 142/4 एंड इट विल बी इक्वल टू 35.5। तो इस तरीके से आप कंपोजिशन उसका कैलकुलेट करोगे। परसेंटेज वाइज भी कर सकते हो आप कि 75% ये होता है और 25% ये होता है। तो रेशियो तो फिर से वही आ गया 3:1। तो आप रेशियो के अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यही रीज़न है कि जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एवरेज एटॉमिक मास आता है या एटॉमिक मास जिसको आप बोलते हो वो फ्रैक्शन में आता है या डेसिमल के बाद भी आता है। जैसे हाइड्रोजन का आप कैलकुलेट करते हो दैट इज़ 1.008। तो ये 0.008 क्यों आता है? जनरली तो हाइड्रोजन का 1 होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस किस में? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो उन सब का क्या करते हैं एवरेज लेते हैं, लेकिन एवरेज डायरेक्ट नहीं लेते, हम कंपोजिशन के अकॉर्डिंग लेते हैं। कंपोजिशन पे भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए 1 के बहुत क्लोज आता है क्योंकि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम प्रोटियम के कंपैरिजन में ना के बराबर एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एवरेज एटॉमिक मास है कि आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम एटॉमिक एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो रिमेंबर the gram atomic mass of an element is its mass in gram, which is numerically equal to its atomic mass, and similarly gram molecular mass of an element or a compound is the mass in gram which is numerically equal to its molecular mass। तो क्या ध्यान में रखना है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में हम लेते हैं और वो कितना होता है? न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसके? उसके एटॉमिक मास के। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम का एटॉमिक मास बताऊं तो दैट इज 23 AMU। तो एटॉमिक मास तो AMU में आता है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास को क्या करना है? नंबर तो वही रहेगा 23, लेकिन मास किस में लिखना है? ग्राम में। तो सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा दैट इज 23 ग्राम। उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब जो मॉलिक्यूलर मास होगा, फॉर एग्जांपल CO2 का, तो CO2 का आप पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए। तो कितना होता है? 12 + 2 × 16। 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 12 + 32 44 ग्राम। क्यों ग्राम में क्यों आएगा? 44 इसकी क्या होती है? मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन ये यूनिट ग्राम मॉलिक्यूलर मास किस में लेनी है? ग्राम में लेना है। तो जो भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास होता है वो न्यूमेरिकली तो इक्वल होता है एटॉमिक मास के, लेकिन उसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम में लेना है। तो बस यही ध्यान में रखना है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। तो ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के आगे ग्राम लग गया तो उस पर फ़र्क क्या पड़ता है कि मास की जो यूनिट होती है वो चेंज करनी है, वैल्यू सेम रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम हो जाएगी। जबकि अगर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट की बात करें तो हम वहाँ पे किस में लेते हैं यूनिट्स? दैट इज़ इन AMU। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक आए तो ध्यान रखना कि ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में लेना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी ग्राम में लेना है। तो मॉलिक्यूलर मास न्यूमेरिकली इक्वल होगा उसके, और ग्राम एटॉमिक मास में भी एटॉमिक मास उसके न्यूमेरिकली इक्वल होगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीजन हैज़ 3 आइसोटोप्स दैट इज O16, 17 एंड O18। यहाँ पे 8 क्या है इसका एटॉमिक नंबर हो गया, और यहाँ पे जो आइसोटोप्स हैं उनके मासेस दिए हुए हैं 16, 17 और 18। तो आगे क्या लिखा? इफ़ द रिलेटिव अबेंडेंस आर 99.759, 0.037 एंड 0.204 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीजन जो O16 है, फिर O17 है और O18 है, उनके रिलेटिव एबेंडेंस कितना कितना दिया है? ये कितना है? 99.759।
यह है 0.037 और ये है 0.204। अगर आप इन को टोटल करो तो टोटल कितना हो जाता है, दैट इज़ 100। मतलब 100 में से 99.759 ये है, 0.037 ये है और 0.204 ये है। तो मैंने क्या कहा था आपको, फ्रैक्शन तीनों के ऐड कर देने। तो कितना है 99.759 बाई 100, ये हो गया आउट ऑफ 100। और ये इसका मास कितना है 16, प्लस ये कितना है 0.037 बाई 100 और इसका मास कितना है इंटू 17, प्लस 0.204 बाई 100 और इसका मास कितना है 18। तो आप ज़रा मुझे इसका आंसर बताइए कि जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा या फिर एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो कितना आएगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर आपके पास भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं या फिर कोई डाउट्स हैं इस लेक्चर के टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।